एपिसोड शुरू करने से पहले एक बात दिल से सुन लो। तुम लोग मेरी कहानियां पूरे दिल से सुनते हो, रात देर तक जागकर नेक्स्ट पार्ट का वेट करते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग इस चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं करते। मैं हर एपिसोड दिल का एक टुकड़ा लिख कर लाती हूँ, पर मुझे तभी पता चलेगा कि तुम वाकई ये कहानी आगे सुनना चाहते हो जब तुम अपना रिएक्शन दिखाओगे। अभी इसी वक्त सब्सक्राइब का बटन दबा दो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बस इतना लिख दो, हम यहाँ हैं, अगला पार्ट चाहिए। तुम्हारा एक छोटा सा क्लिक मुझे अगला चैप्टर लिखने की हिम्मत देता है। चलो अब चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। चैप्टर 56 बात। कमरा हल्की पीली रोशनी में डूबा था। बारिश की बूंदें शीशे पर टकराकर धीरे धीरे फिसल रही थीं और उनकी परछाइयां कमरे की दीवारों पर नरम पैटर्न बना रही थीं। सैंडलवुड की हल्की खुशबू अब भी राहुल की त्वचा से उठ रही थी। उसका रोब सीने से थोड़ा खुला था। हड्डियों के बीच की हल्की चमक रोशनी में और गहरी लग रही थी। इनाया बिस्तर पर कंबल में हल्के से सिमटकर लेटी थी। दिल की धड़कन जो कुछ समय पहले तक काबू से बाहर थी, अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। राहुल बेड के किनारे बैठा था। उसका एक हाथ अब भी उसके टखने पर रखा हुआ, बहुत हल्का, पर इतना कि उसे लगे वो यहीं है, कहीं नहीं जा रहा। इनाया ने आधी बंद आंखों से उसे देखा। गालों पर हल्की लालिमा, होंठ थोड़े सूजे हुए, और उनके बीच की खामोशी ना तो अजीब थी ना खाली, वो भरी हुई थी एहसासों से और उन बातों से जो दोनों महसूस कर रहे थे पर कह नहीं रहे थे। तुम खतरनाक हो, उसने फुसफुसाकर कहा। आवाज में हल्की खराश थी। उसने एक भौं ऊपर उठाई। होठों के कोने में चुनौती भरी मुस्कान आ गई। अभी पता चला? इनाया की उंगलियां कंबल के किनारे से खेलने लगी। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे बुरा लगता है। इस एक जुमले पर उसकी आंखों का रंग बदल गया। इस बार अंधेरा नहीं, कुछ ज्यादा गर्म, ज्यादा गहरा। वो थोड़ा झुका। अपनी उंगलियों के पोर से उसके जबड़े के साथ साथ नीचे एक हल्की रेखा खींची। फिर मुझसे छुपना क्यों? उसने बेहद नर्म लहजे में कहा। मुझे अंदर आने दो इनाया, पूरा, आधे रास्ते नहीं। उसकी पलकों ने हल्की सी कंपकपी ली। मैं कोशिश कर रही हूं। पता है मुझे, उसने धीमे से कहा। इसलिए तो अब भी यहीं बैठा हूं। उसने उसकी एक बिखरी लट कान के पीछे की। उंगलियां गर्दन के किनारे से होती हुई रोब से खुले कंधे तक आ गईं। उसके होठों पर हल्की छेड़ भरी मुस्कान थी। जानती हो, वो फुसफुसाया, तुम थोड़ी क्यूट लग रही थी जब अभी थोड़ी देर पहले मुझे मुक्का मारने की धमकी दे रही थी। इनाया ने थकी सी हंसी छोड़ी और हथेली से उसके बाजू पर हल्का वार किया। तुम बेवकूफ हो। और तुम लाल हो रही हो, उसने तुरंत कहा, क्योंकि तुम शेमलेस हो। वो इतना करीब झुकाया कि उनकी नाकें लगभग छूने लगीं। सिर्फ तुम्हारे लिए, उसने बहुत धीमी गर्म आवाज में कहा। उसकी सांस रुक सी गई। फिर वही खेल, छेड़ना, सुरक्षित छूना और एक वाक्य में उसका पूरा दिल उलट देना। चाहो तो अभी फिर से किस कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें ऐसे हल्का सा कांपते देखना ज्यादा अच्छा लग रहा है। बंद करो, वो बड़बड़ाई, नजरें चुराते हुए। रुकवा दो, उसने सीधा कहा। बस बोलो, रुक जाओ राहुल, और मैं रुक जाऊंगा। या फिर बोलो, रुकना मत। वो उसकी तरफ देखी, पलकें गीली, आंखें नर्म, सारा ईगो नीचे कहीं दूर, ऊपर सिर्फ भरोसा और डर दोनों मिले हुए। रुको मत, उसने बहुत हल्की आवाज में कहा। राहुल के चेहरे पर इस बार जो मुस्कान आई, वो न जीत की थी न शरारत की, वो सचमुच की खुशी जैसी थी। उसने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। अच्छा है, उसने फुसफुसाकर कहा। वैसे भी जाने का तो मेरा कोई इरादा था ही नहीं। कमरे में सिर्फ एसी की हल्की गुनगुनाहट थी, बीच बीच में पुराने लकड़ी के पलंग की हल्की चिड़चिड़ाहट और बाहर कांच पर गिरती बारिश की लगातार खटखट। अंदर जैसे सब कुछ धीमा हो गया था। समय, सांस, धड़कन। इनाया मोटे नरम बाथरोब में लिपटी उसके सीने पर सर रखे लेटी थी। उसकी उंगलियां उसके सीने के उठने गिरने को देखती रहीं और एक अजीब सी सुरक्षा महसूस करती रहीं, पर वो सवाल जो पूरे वक्त दिमाग के कोने में बैठा था, वो अब ज्यादा देर चुप नहीं रह पाया। उसने थोड़ा सा सर उठाया, आवाज लगभग फुसफुसाहट से भी कम। तुम रुके क्यों? राहुल की उंगलियां एकदम रुक गईं। एक सेकंड में हवा थोड़ी भारी हो गई।
उसने सर उसकी तरफ मोड़ा। आंखों में कसावट नहीं बल्कि जलता हुआ सब्र था। तुम्हें सच में नहीं पता तुम मेरे साथ क्या करती हो? आवाज में चाहत से ज्यादा एक तरह का दर्द था, अपने आप को रोकते रोकते। तुम्हें लगा मैं आगे नहीं जाना चाहता था? उसके दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। तो फिर क्यों रुके? उसने होठों से एक गहरी सांस छोड़ी, जैसे खुद को अंदर से वापस खींचकर अब शब्दों में बदल रहा हो। उसका हाथ ऊपर आया, उसके चेहरे के पास की एक लट को पीछे किया। स्पर्श में सिर्फ अपनापन था। इसलिए क्योंकि तुम इस घटिया होटल रूम से कहीं ज्यादा की हकदार हो। वो चुप रही, सुनती रही। मैं नहीं चाहता, उसने आगे कहा, कि पहली बार जब मैं तुम्हें पूरी तरह छूऊंगा तो याद में बस ये रहे कि छत पर ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी, चादर पतली थी, कमरा उधार का था। उसका गला सूख सा गया। पहली बार जब मैं तुम्हें पूरी तरह छूऊंगा तब तुम सिल्क में होगी, ये होटल वाला रोब नहीं। तुम उस बिस्तर पर होगी जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए खरीदा होगा। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आवाज, तुम्हारी सांस, तुम्हारा हर एहसास उस कमरे की दीवारों में बस जाए जिस पर पहले से हम दोनों का नाम लिखा हो। उसकी सांस अटक गई। उसका अंगूठा उसके निचले होंठ पर हल्के से फेरा। मैं चाहता हूं, वो और पास झुकते हुए बोला, कि जब तुम मेरे नीचे हो तो ऊपर की छत अजनबी ना हो, वो जगह हो जो तुम्हें याद दिलाए कि ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारा है। वो किसी तरह बोली, ये सब थोड़ा ज्यादा नहीं है? उसके होठों पर धीमी सी मुस्कान आई। नहीं, उसने नजरें उस पर गड़ाए रखीं। मैंने तुम्हारे लिए बहुत देर तक इंतजार किया है इनाया। मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता। तुम्हें धीरे धीरे, आराम से, पूरी तरह अपना बनाना चाहता हूं। वो हल्की सी हंसी, शर्म से उसके सीने में मुंह छुपा लिया। उसने भी हंसते हुए अपनी बाहें उसके चारों ओर और कस लीं। और वैसे भी उसने उसके माथे पर नर्म किस करते हुए कहा, तुम अभी भी सिर्फ मेरे टच से कांप रही हो। सोचो जब मैं तुम्हें सच में पूरा अपना बनाऊंगा तब क्या हाल होगा तुम्हारा? उसकी सांस फिर से अटक गई। वो कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसके पेट में उड़ते तितलियों का शोर किसी भी शब्द से ज्यादा ऊंचा था। चैप्टर 57 ऑकवर्ड। तूफान भले गुजर जाए पर दिल में उसकी थर्राहट रह जाती है। सुबह, देसाई मैंशन। इनाया की नज़र से कमरे का दरवाज़ा उसके पीछे हल्के से क्लिक करके बंद हुआ। कुछ सेकंड तक वो वहीं खड़ी रह गई, जगह से हिले बिना। उसकी उंगलियां अपनी कुर्ता के कपड़े पर फिसली। ताज़े कपड़े पहले से ही बेड पर रखे हुए थे, साधारण नरम कॉटन का सेट। शायद नीता माँ ने ही रखवाए होंगे। आंखें हल्की नम, होंठ थोड़े खुले हुए। उसका शरीर अब भी सब कुछ याद कर रहा था। उसने आंखें बंद कर लीं। टांगों में अब भी हल्की थकान थी, जैसे अभी अभी किसी ने उसे अपने चारों तरफ बहुत कस के पकड़ा हो। जांघों पर अब भी गर्माहट बसी हुई थी, और उसके अंदर वो अजीब सी भरावट जो पहले उसे डराती थी, आज खाली पड़ जाने से उसे और ज्यादा बेचैन कर रही थी। वो बेड के किनारे बैठ गई। दिल अब शांत था, पर उसके अंदर चल रहा धक्का वहीं का वहीं था। उसकी उंगलियां अनजाने में अपनी ही जांघ के अंदरूनी हिस्से पर फिसलीं। उसे अब भी महसूस हो रहा था, जहां कल रात उसके हाथ ने उसे पकड़ रखा था, जोर से, खुरदुरेपन के साथ, पर हर जगह काबू भी किए। उसने उसे क्यों करने दिया? वो उसका पति है, हाँ, जबरदस्ती से बना, हाँ, खतरनाक बिल्कुल। लेकिन कल रात जब उसके हाथ उसकी टांगों के बीच खिसके, उसने उसे रोका नहीं, वो दूर नहीं हटी। उसने खुद आवाज़ें निकालीं, टूटी हुई, धीमी, ज़रूरत से भरी हुई। उसके गाल जलने लगे, आंखों में पानी भर आया। मेरे अंदर क्या हो रहा है? उसने खामोशी से पूछा, हल्की आवाज में। मैं उससे नफरत ठीक से क्यों नहीं कर पा रही? उसका शरीर उसे धोखा दे चुका था। उसका दिल, वो भी कुछ अच्छा नहीं कर रहा था। हर बार जब राहुल की आंखें गहरी हो जाती थीं, उसका दिल तेज चलने लगता था। हर बार जब वो फुसफुसाता था, लिटिल डव, छाती के बीच कोई सॉफ्ट सी जगह और पिघलने लगती थी। और अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे ज्यादा डर किससे लगता है, राहुल से या उस हिस्से से जो उसे चाहता जा रहा है। राहुल की स्टडी, राहुल की नज़र से। कमरा आधा अंधेरा था, पर्दे आधे खींचे हुए। हवा में अब भी उसकी खुशबू थी, उसकी स्किन, उसके बाल, उसके सांस लेने का तरीका, सब कुछ जैसे यहाँ रुक गया हो।
राहुल अपनी कुर्सी पर बैठा था। टेबल पर फाइल खुली हुई थी, पर पन्ने वैसे ही पड़े थे, छुए तक नहीं गए। फोन 2 बार वाइब्रेट हुआ। उसने नज़र तक नहीं डाली। उसके हाथ धीरे धीरे मुट्ठी बन चुके थे। मैंने उसे छुआ, उसने बहुत धीमे से कहा। लेकिन वो सिर्फ छूना नहीं था, उसने उसे अपने हाथों से पूरी इबादत की तरह महसूस किया था। उसका हर कांपता हिस्सा, हर टूटती सांस। और जब उसने पहली बार उसके नाम के साथ वो दबा सा कराह निकाली थी, तो वो सिर्फ चाहत नहीं थी, जैसे उसके अंदर कई सालों से बंद कोई चीज़ एकदम से फट गई हो। वो चाहता तो उसे पूरी तरह पा सकता था। वो नहीं रुकी थी, न एक बार। लेकिन जैसे ही उसने उसका नाम लेकर कहा, राहुल, भीगी पलकें, कांपती टांगे, उसने खुद को रोक दिया। उसने उसे कंबल में लपेटा, गोद में भर लिया, ऐसे पकड़ा जैसे वो किसी बहुत नाजुक चीज को टूटने से बचा रहा हो। क्योंकि वो अब भी थी नाजुक, घायल। और शायद किसी इंसान के अंदर का मॉन्स्टर भी कभी-कभी जानता है कब रुकना है। लेकिन अब उसके अंदर बेचैनी थी। वो उसे फिर से चाहता था। सिर्फ उसका बदन नहीं, उसकी हंसी, उसका डर, उसके आंसू, उसका कंफ्यूज होना, उसकी चुप लॉयल्टी। उसे सब चाहिए था, सब कुछ। तुम्हारे लिए इंतज़ार करूंगा लिटिल डव, लेकिन अगली बार तुम मेरे पास से यूं छू कर नहीं जाओगी। किचन, इनाया और नीता माँ। काफ़ी देर बाद इनाया धीरे धीरे रसोई तक पहुंची। हर कदम कल रात की याद दिला रहा था। अंदर नीता माँ सब्जी काट रही थीं। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, हाथ रुक गए। तुमने रात भर सोया नहीं है? इनाया ने सच बोल दिया। नीता माँ की आंखें थोड़ी मुलायम हुईं। उसने तुम्हें तकलीफ नहीं दी ना? इनाया एक पल को ठिठकी। ना, नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर नीता आगे आईं, अपने हाथ पहुंचे, अपने चेहरे को अपने हाथों में लिया। फिर अंदर से टूटी हुई क्यों लग रही हो? उसके पास जवाब नहीं था, क्योंकि बात सिर्फ कल रात की नहीं थी। ये उस तरीके की थी जिस तरह राहुल ने उसे छुआ, लेकिन खुद को रोक दिया। ये इस बात की थी कि उसने भी उसे रुकने से नहीं रोका। ये इस बात की थी कि अब उसके दिल को ये समझ नहीं आ रहा था कि गुनहगार कौन है, राहुल या उसका अपना दिल, जो वहां नर्म पड़ जाता है जहां उसे सख्त रहना चाहिए। बैल्कनी, राहुल उसे देखता हुआ। ऊपर बैल्कनी पर खड़ा राहुल काले कॉफी मग के साथ खामोश खड़ा था। सफ़ेद शर्ट, स्लीव्स मुड़ी हुई, नज़र नीचे। गार्डन में वो नंगे पांव घास पर खड़ी थी, सिर हल्का पीछे, आंखें शायद आसमान की तरफ। उसका दुपट्टा कंधे से फिसलता जा रहा था। उसकी नज़र उसके कॉलर बोन पर गई, फिर उसके नाजुक कलाई पर, वही कलाई जिस पर उसने कभी अंधेरे में किस रखा था। उसे ऐसे देखकर कोई कहेगा वो अनटच्ड है, पर राहुल बेहतर जानता था। उसने खुद महसूस किया था कैसे वो उसके हाथों में टूटकर नर्म पड़ गई थी। और फिर भी उसने रुकने का फैसला किया था। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि आज पहली बार उसकी खामोशी उसकी चाहत से ज्यादा मायने रखती थी। उसने गहरी सांस ली, धीरे से छोड़ी। शायद इसलिए भी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी पहली बार उसके लिए पछतावे का सबब बने, बल्कि याद की तरह रहे, जिसे याद करके उसके होंठ कांपें पर आंखें झुक जाएं, न शर्म से बल्कि उसी अजीब सी खुशी से जो आज सुबह उसकी अपनी छाती में भी हल्की हल्की चुभ रही थी। कुछ खामोशियां चीखों से ज्यादा शोर करती हैं, और कुछ स्पर्श चोट की निशान से ज्यादा देर तक साथ रहते हैं। आफ्टरनून साइलेंस, दूरियां जो दोनों ने खुद चुनी। आज मैंशन ज्यादा बड़ा लग रहा था, ज्यादा खाली। इनाया पूरा सुबह अपने कमरे में ही रही। कभी किताब खोलकर उसे बिना पढ़े घूरती रही, कभी तकिए पर सिर रखकर नींद का नाटक करती रही। हर कुछ मिनट में उसकी नज़र दरवाजे पर चली जाती, कदमों की आहट की उम्मीद में, और उससे भी ज्यादा उससे डरते हुए। लेकिन राहुल नहीं आया, एक बार भी नहीं। और ये बात उसे और ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी। वो हमेशा की तरह उसकी स्पेस में घुस क्यों नहीं रहा था? कल रात जो कुछ हुआ, उसके बाद वो फिर से उसे छूने क्यों नहीं आया? राहुल की ये खामोशी उसकी ऑब्सेशन से ज्यादा भारी क्यों लग रही थी? उसकी उंगलियां अपने ही कलाई पर फिसल गईं, वही कलाई जिसे कभी उसने बेड पर हल्का सा दबाकर थामा था, जोर से, पर कभी जालिम नहीं। पेट के अंदर एक अजीब सा मरोड़ उठा। आखिरकार जब वो कमरे से बाहर निकली थोड़ी हवा लेने के लिए, तो जो हुआ उसके लिए वो तैयार नहीं थी।
ओह! वो ऑलमोस्ट चिल्ला उठी जब सीधा किसी की मजबूत सीने से टकरा गई। हॉलवे कोलिजन, नज़दीकी जो हवा में ही रुक गई। राहुल सामने खड़ा था, ऊंचा, चुप, चारकोल रंग की कुर्ता में, स्लीव्स मुड़ी हुई, बाहों की नसें साफ उभरी हुई। उसकी नज़र सीधे उस पर थी। इनाया के गाल तुरंत गर्म हो गए, सांस एक पल को अटक गई। उसने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की। मैंने तुम्हें देखा नहीं। पता है मुझे। उसकी आवाज़ नीची, स्टेडी थी। उसकी नज़र एक सेकंड के लिए उसके चेहरे से नीचे फिसली, चाहत से नहीं, जैसे चेक कर रहा हो कि वो ठीक है या नहीं। वो बिल्कुल ठीक दिखती थी, पर वो जानता था, अंदर से कुछ भी ठीक नहीं था। वो नज़रें चुराकर बोली, मुझे जाना चाहिए। वो हिला तक नहीं। फिर से मुझसे डर रही हो लिटिल डव? उसने बहुत नरमी से पूछा। उसके कदम वहीं रुक गए। वो ऊपर देखी, हल्की सी गीली। डर नहीं लग रहा, बस ये नहीं पता कल रात के बाद तुम्हारी तरफ कैसे देखूं। उसका जबड़ा हल्का कस गया। तो मुझे उस आदमी की तरह देखो जो रुका था, उसकी तरह नहीं जिसने शुरू किया था। उसकी सांस लड़खड़ा गई। वो एक कदम बहुत धीरे से आगे बढ़ा, हाथ ऊपर उठाए, छूने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कि चॉइस उसके पास है। तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें दोबारा छूना नहीं चाहता? वो फुसफुसाकर बोली। तो छूते क्यों नहीं? आंखों में उलझन, डर नहीं। उसकी आवाज़ हल्की बैठी हुई थी। क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि तुम्हारा बदन मेरे नीचे कांपे, उसने धीरे धीरे कहा। मुझे तुम्हारी आंखें भी चाहिए नाया। मैं चाहता हूं तुम खुद इसे चाहो, सिर्फ बर्दाश्त मत करो। दोनों कुछ सेकंड के लिए चुप खड़े रहे। उसकी उंगलियां हल्का सा कांप रही थी। उसने ये नोटिस किया और उसके सामने खड़े होने के बजाय एक कदम बगल में हो गया, दीवार बनकर नहीं, परछाई बनकर। आओ, उसने बहुत शांत स्वर में कहा। वो उसके साथ साथ हॉलवे से गुजरती हुई लाइब्रेरी तक आई, वही कमरा जहां वो अक्सर खुद को छुपा लेता था। अंदर कोई स्टाफ नहीं था, सिर्फ वो और वो। कमरे में पुरानी किताबों की खुशबू थी और हल्की सैंडलवुड की गंध जो अब उसके साथ जुड़ चुकी थी। उसने एक कुर्सी खींची। बैठो, उसने धीमे से कहा। वो बैठ गई। उसने पानी का ग्लास भरा, उसके सामने रखा, खुद सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया, इतना पास कि उसका घुटना उसके घुटने से हल्का सा छू जाए और फिर वहीं रुक जाए। काफी देर बाद उसने पहली बात कही, तुमने कुछ गलत नहीं किया। वो ऊपर देखी, सीधे उसकी आंखों में। फिर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने कुछ खो दिया है? राहुल ने लंबी सांस ली। इस बार आवाज में रफ्तार नहीं, बस सच्चाई थी। क्योंकि कल रात मैंने सिर्फ तुम्हारा बदन नहीं छुआ, उसने कहा। तुम्हारे अंदर जो दीवार थी ना, मैं सालों से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बार उसमें दरार आई है और अब तुम्हें डर लग रहा है कि अगला एहसास कैसा होगा। वो स्टन्ड रह गई। वो थोड़ा आगे झुका, लेकिन उसने साफ साफ कहा, जब तक वो डर खुद तुम्हारी चाहत में नहीं बदल जाता, मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं, समझी? वो धीरे धीरे सिर हिलाई। फिर उसने एक ही काम किया, सिर्फ एक। उसने आगे बढ़कर उसका कांपता हुआ हाथ पकड़ा और उठाकर अपने सीने पर रख दिया। दिल की धड़कन तेज थी, बेकाबू सी। तुम्हें सच में लगता है ये सब सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है? उसने धीमे से कहा। तुम मेरी हर सांस में हो इनाया, दिन का हर सेकंड, मेरे अंदर की हर इंच जगह सिर्फ ये सोच रही होती है कि तुम्हें फिर से कैसे बर्बाद करूं। उसका गला भर आया। फिर मुझे संभाल क्यों रहे हो? उसने बमुश्किल पूछा। उसकी नज़रें नर्म हो गईं। क्योंकि तुम्हें प्यार करना हर बार जलाना नहीं होता, उसने बहुत धीरे से कहा। जब वो कमरे से बाहर जा रही थी, उसकी उंगलियां अब भी उस गर्म धड़कन को याद कर रही थीं जो उसकी हथेली के नीचे थी। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसने पीछे से उसका नाम लिया, इनाया। वो मुड़ी। आज रात मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, जब तक तुम खुद मुझे बुलाओ नहीं। वो कुछ नहीं बोली, बस हल्के से सिर हिलाया। वो उसे जाता देखता रहा। इस बार वो भाग नहीं रही थी, बस जा रही थी, अपने पैरों पर, अपने फैसले पर। चैप्टर 59 वॉर। देसाई मैंशन की खिड़कियों से ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी अंदर आ रही थी। मार्बल के फर्श पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। हवा में एक अजीब सी शांति थी, तूफान से पहले वाली।
इनाया बेडरूम की खिड़की के पास खड़ी थी, हाथ सीने पर बांधकर आंखें आसमान पर टिकी हुईं, जहां धीरे धीरे फिर से बादल इकट्ठा होने लगे थे। पीछे राहुल फोन पर था। उसकी आवाज़ छोटी छोटी सख्त लाइनों में बाहर आ रही थी, वही लहजा जो इनाया ने खतरे के साथ जोड़ना सीख लिया था। 2 आदमी और भेजो दिल्ली, वो ठंडे स्वर में बोला। जिसे रोकना पड़े रोक लो, पर यह काम होना चाहिए, इस बार कोई गलती नहीं। आवाज़ ठंडी थी, कमांड से भरी हुई। कॉल खत्म हुआ। इनाया धीरे से मुड़ी। राहुल? उसने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, जबड़ा कसा हुआ था। कुछ गड़बड़ थी। वो उसके कहे से ज्यादा उसके ना कहे हुए में महसूस हो रही थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ? राहुल ने बालों में हाथ फेरा। शर्ट की स्लीव्स अब भी मुड़ी थी, पर हर मसल में टेंशन साफ दिख रही थी। सिंग वालों की तरफ से हरकत हुई है, उसने कहा। कुछ बड़ा। मुझे खुद जाना पड़ेगा संभालने। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। कहाँ? नागपुर के आउटस्कर्ट्स। हमारी शिपमेंट लाइन पर हमला हुआ है। पता नहीं वो ही है या कोई और, पर मैं बैठकर देखता नहीं रह सकता। वो रुका। उसकी तरफ देखते ही आंखें हल्की नर्म हुईं। आज रात निकलना पड़ेगा लिटिल डाव। ये 2 शब्द उसके अंदर कुछ ज्यादा गहरे लग गए। आज रात? आवाज़ खुद ब खुद धीमी हो गई। वो ड्रेसर की तरफ गया, काले रंग की शर्ट बाहर निकाली। बिल्कुल मशीन की तरह चलता रहा, लेकिन उसके हार भाव में हल्की झिझक, हल्की लड़ाई साफ थी। इनाया ने भी वो महसूस किया। 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, उसने जैसे उसकी चुप्पी पड़ते हुए कहा। शायद 3। बस। वो कुछ बोलना चाहती थी, पर गले में गांठ अटक गई। ये सिर्फ उसके जाने का नहीं था, ये इस बात का था कि वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। ये डर कि कहीं कुछ हो न जाए, उसके उठने से पहले ही उसकी छाती में पंजे गाड़ चुका था। वो धीरे धीरे उसके पास आई, उसके ठीक सामने रुक गई। ये डेंजरस है ना? उसने हल्का विराम लिया। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा है जब बात काम की होती है राहुल, वो बोली। मुझसे झूठ मत बोलो। उसने उसका चेहरा हथेली में लिया। हाँ, खतरा है, लेकिन मैं डेंजर का आदी हूं। वो मुझे छू नहीं पाएगा, मैं नहीं होने दूंगा। वो उसकी तरफ देखती रही, आंखों में घबराहट, दिल और तेज। उसका हाथ धीरे से उठा और उसकी जॉ लाइन पर हल्की दाढ़ी को उंगलियों से छू गया। मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं होना चाहिए, उसने बहुत धीरे से कहा। तुम्हें आदत होगी, पर मुझे नहीं है। एक पल को हवा बिल्कुल स्थिर हो गई। फिर उसने बिना सोचे आगे बढ़कर उसके सीने से लगकर उसे बाहों में भर लिया। राहुल जम गया। ये पहला मौका नहीं था जब उसने उसे छुआ था, पर आज कुछ अलग था। ये झुककर मान लेने वाला टच नहीं था, ये डर से भरा हुआ नहीं था। ये केयर थी, सीधी, कच्ची, पूरी उसकी। उसका दिल उसके कान के ठीक नीचे तेजी से धड़क रहा था। उसके हाथ धीरे धीरे ऊपर उठे, फिर उसकी पीठ के चारों ओर और कसकर लिपट गए। तुम मुझे हक कर रही हो राहुल? उसने ऑलमोस्ट हंसते हुए कहा, लेकिन आवाज में स्पष्ट कंपी थी। हूँ, वो उसके सीने में मुंह छुपाकर बोली। इस बात को बड़ा मत बनाओ। उसने हल्का गहरा लाफ किया। बहुत देर हो चुकी, शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट है। वो थोड़ा पीछे हुई, आंखें नम पर भौहें तनी। इस बार उसकी मुस्कान वो वाली नहीं थी जिसमें घमंड होता है, ये कुछ और थी, सॉफ्ट, गहरी। तुम पर कसम, उसने बहुत धीरे से कहा, उसके माथे पर अपने होंठ टिकाते हुए। वापस आऊंगा, तुम्हारे लिए। उसकी उंगलियां उसकी शर्ट के फ्रंट को कसकर पकड़ गईं। अगर नहीं आए तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। ठीक है, उसने उसकी ठुड्डी ऊपर करते हुए कहा। बस इसी डर से जिंदा रहना पड़ेगा मुझे। दरवाजे पर दस्तक हुई। सर, मोहन का कॉल था, कार रेडी है। राहुल ने एक लंबी सांस ली, थोड़ा पीछे हटने लगा, पर जाने से पहले इनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो मुड़ा। वो काफी देर तक उसे देखती रही, बिना कुछ कहे। फिर बहुत धीमी कांपती वाली आवाज में बोली, जाने से पहले एक बात कह सकती हूं? कुछ भी? गला सूख गया, पर शब्द निकल ही गए। मेरे पास वापस आना। ये 4 शब्द उनके बीच हवा में टंग गए। राहुल की नज़र एक साथ गहरी और नर्म हो गई। उसने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया। तुम मेरी हो लिटिल डव। आवाज हल्की टूटी हुई थी। तुम्हारे बिना मैं वापस कहाँ जाऊंगा? वो झुका, उसके माथे पर एक लंबा, धीमा, अपना सा निशान छोड़ता चुंबन रख दिया।
फिर बिना कुछ और बोले मुड़ गया और कमरे से निकल गया। इनाया फिर से खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। जब तक कार मुख्य गेट से निकलकर नजर के आखिरी कोने से गायब नहीं हो गई, वो वहीं खड़ी रही। छाती में एक अजीब सा भारीपन था। धर अचानक ठंडा लगने लगा, खाली। उसकी उंगलियां अब भी उस जगह को महसूस कर रही थीं जहां उन्होंने और अभी अभी उसे छुआ था। सुरक्षित वापस आना मॉन्स्टर, उसने बहुत धीमे से हवा से कहा। डॉटेड लाइन, दहेज, धागा, दुआ और एक छोटा सा मेरे अटकाव। मुख्य दरवाजे के पास राहुल पूरी तरह काले कपड़ों में खड़ा था। कोट कंधों पर भारी, आंखें बाहर खड़ी एसयूवी पर जहां उसके लोग उसका सामान रख रहे थे। जबड़ा कसा हुआ, दिमाग उसकी आने वाली लड़ाई पर था। साफ, बेरहम, खून से भरी। वो मुड़कर निकलने ही वाला था कि पीछे से हल्के कदमों की आवाज आई। राहुल, उसकी आवाज। वो रुक गया। कुछ सेकंड उसने खुद को घुमाया ही नहीं। डर था कि एक नज़र उसके पूरे कंट्रोल को तोड़ देगी। उसे इस वक्त नरमी नहीं अफोर्ड करनी थी। पर फिर उसने अपनी कलाई पर एक हल्का सा खिंचाव महसूस किया। वो मुड़ा, और वो थी इनाया, नंगे पांव, सॉफ्ट पैस्टल नाइट कुर्ता में, बाल हल्के बिखरे, आंखें बड़ी बड़ी, डरी हुई भी और किसी तरह उससे जुड़ी हुई भी। उसके हाथ में कुछ लाल चमक रहा था। धागा? उसने हल्की हैरानी से पूछा। वो धीरे से सिर हिलाई। महादेव मंदिर से। पहली बार जब हम गए थे तब लिया था। आज तक संभाल कर रखा था। उसकी नज़र धागे पर गई। एक साधारण लाल धागा, जिस पर सदियों की दुआएं, मंत्र और आस्था का वजन था। अब? उसने फुसफुसाकर पूछा। अभी क्यों? वो बिना पलक झपकाए उसके करीब आई। क्योंकि मुझे पता है जहां तुम जा रहे हो वो सुरक्षित नहीं है, उसने सच्चाई से कहा। और मुझे ये एहसास बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं यहां खड़ी हूं और तुम खतरे में जा रहे हो। आवाज कांपी पर इरादा साफ था। तो बस इसे पहन लो, धर्म के लिए नहीं, मेरे लिए। राहुल का गला हल्का भर आया। वो राहुल देसाई जिसके नाम से लोग डरते थे, आज एक लाल धागे के सामने खामोश खड़ा था। तुम्हें लगता है ये मुझे बचाएगा? उसने हल्के कांपते स्वर में पूछा। पता नहीं, उसने ईमानदारी से कहा, पर मैंने दुआ की है कि करे। वो धीरे धीरे उसके कलाई पर धागा बांधने लगी। उसकी उंगलियां उसकी त्वचा से टकराई, गर्म, हल्की कांपती हुई। और पहली बार उसे न ताकत का ख्याल आया, न ईगो का, बस उसका। इनाया, उसने इतना ही कह पाया। आवाज में सब कुछ था। वो धागा बांधकर आंखें उठाती है, पलकों पर नमी, गाल हल्के गुलाबी। वो वही नेचुरल शर्म थी जो उसे हमेशा पागल बना देती थी। पर आज वो पीछे नहीं हटी। वो हल्के आगे झुकी और उसके गाल पर एक गर्म, धीमा, रह जाने वाला किस रख दिया। उसकी सांस रुक गई। वक्त एक सेकंड के लिए रुक गया। उसके होंठ जरूरत से थोड़ा ज्यादा देर तक वहां टिके रहे, जैसे उसकी त्वचा पर किसी मेमोरी को लिखती जा रही हों। फिर पीछे हुई, आंखें भीगी पर होठों पर बहुत हल्की, सचमुच वाली मुस्कान। जल्दी वापस आना, मेरे मॉन्स्टर। उसके दिल ने किसी गोली से नहीं, इन 4 शब्दों से ज्यादा जोर से झटका खाया। वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ा, उसके सिर के पीछे हाथ रखा और अपना माथा उसके माथे से टिका दिया। आंखें बंद। अगर किसी ने भी मेरे वापस आने के बीच में आने की कोशिश की, उसकी आवाज उसकी त्वचा से लगकर गूंजी, तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगा। फिर उसने खुद को अलग किया, मुड़ा, चल पड़ा। हाथ पर उसके धागे का वेट था, गाल पर उसके किस की गर्माहट और सीने के अंदर एक नया मकसद। इस बार राहुल देसाई सिर्फ पावर के लिए लड़ने नहीं जा रहा था, वो जिंदा रहने जा रहा था। उसके पास वापस आने के लिए, अपनी इनाया के पास। पुणे की आउटस्कर्ट्स पर बना पुराना सूना वेयरहाउस इतनी देर तक खामोश था जैसे वहां कुछ बचा ही ना हो। फिर बाहर गेट पर एक काली एसयूवी आकर तेज ब्रेक के साथ रुकी। कुछ सेकंड में दरवाजा खुला। राहुल देसाई नीचे उतरा। आज वो अपना महंगा सूट पहनने वाला चार्मिंग शैतान नहीं था, आज वो खुद जंग था। पूरा काला, स्लीव्स कोहनी तक मुड़ी हुई, बाहों पर नसें उभरी हुई और आंखों में वो अंधेरा जो साफ कह रहा था, आज मौत नेगोशिएशन पर नहीं, फैसले पर उतरी है। उसकी कलाई पर इनाया के बांधा हुआ लाल धागा अब भी था, जैसे खुद कह रहा हो, मरने की हिम्मत मत करना। और वो करेगा भी नहीं, जब तक उसकी शांति को खून से रंगने वाली एक एक हाथ को काट न डाले। अंदर
वेयरहाउस के बीचों बीच एक आदमी घुटनों पर गिरा हुआ था। मुंह से खून बह रहा था, आंखें सूजी हुई, हाथ पीछे बांधे हुए। उसके चारों तरफ देसाई के लोग खड़े थे, परछाइयों की तरह, बस ऑर्डर्स का इंतजार करते हुए। इसने राणा को अंदर की जानकारी बेची है, राहुल के दाएं खड़े राघव ने बताया। हमारी 3 शिपमेंट्स इंटरसेप्ट हुई, 4 आदमी मारे गए। राहुल ने कोई तुरंत जवाब नहीं दिया, वो बस उस गद्दार को देखता रहा। तुम्हें पता था तुम क्या कर रहे हो? उसकी आवाज अजीब तरह से काम थी, बहुत काम। आदमी के होंठ कांपे। मैं कसम खाता हूं सर, मुझे पता नहीं था। वो ब्लैकमेल कर रहा था, फैमिली को उठा लेने की धमकी दी थी। मैं मजबूर था। मैं उसके शब्द पूरे होने से पहले ही राहुल का मुक्का चला। चटाक, हड्डी टूटने की आवाज आई। चीख वेयरहाउस की छत से टकराई। राहुल झुककर उसके सामने बैठा, जबड़े को खुरदुरेपन से पकड़कर ऊपर उठाया। तुमने मेरी पत्नी को परेशान किया। उसकी आवाज नीचे भारी गुर्राहट में बदल गई। पता है इसका मतलब क्या होता है? अब उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो हल्का सा पागलपन था। उसने ये धागा बांधा। उसने अपनी कलाई दिखाई, सोच कर कि ये मुझे बचाएगा। मुझे? होंठ पर कड़वी हंसी आई। तुम्हें अंदाजा है वो कैसा लग रहा था? आदमी सुबकने लगा। राहुल धीरे धीरे खड़ा हुआ, उंगलियां बालों में घसीटकर एक लंबी सांस ली। मैं रोज लोगों को मारता हूं, वो बुदबुदाया। जलाता हूं, तोड़ता हूं, सब खत्म कर देता हूं। लेकिन जब उसने मुझे इस डर से देखा कि कहीं मैं लौट कर ना आऊं, तो अंदर कुछ ऐसा हिल गया जिसे मैं वापस ठीक नहीं कर सकता। उसने चुटकी बजाई। 2 आदमी आगे आए, एक के हाथ में आयरन रॉड, दूसरे के हाथ में ब्रास नकल्स और चाकू। आज रात बंदूकें नहीं, राहुल ने धीरे से कहा। इसे जल्दी मरने की रहम नहीं चाहिए। और फिर मॉन्स्टर खुल गया। पहला वार आयरन रॉड से था। राहुल ने वो सीधा उसकी पसलियों में मारा। टूटने की गूंज कंक्रीट पर उछली। दूसरा, उसके बूट ने उसके हाथ को कुचल दिया। हड्डियां सूखी लकड़ी की तरह टूटी। तुमने उन्हें चुना? राहुल फुपकारा, चेहरे पर मुक्का मारते हुए। मेरे एम्पायर से ऊपर? उसने कॉलर पकड़कर उसे ऊपर खींचा, फिर वहीं जमीन पर जोर से पटका। मेरे एम्पायर को छुआ। एक और मुक्का। मेरे नाम को दाव पर लगाया। एक और खून की बूंदें कंक्रीट पर छिटक गईं। उसे मजबूर किया। उसने रॉड फिर से पकड़ते हुए कहा, आंखों में आग, कि ये साला धागा डर के मारे बांधे। इस बार वो रुका नहीं। वार पर वार, रॉड, घूंसे, लातें, जब तक फर्श खून से भर नहीं गया। जब तक गद्दार की चीखें सिर्फ हवा में कांपती सांसों में तब्दील नहीं हो गई। जब तक वहां पड़ा शरीर सिर्फ एक टूटे हुए खोल की तरह हिलता रहा। उसके लोग शांत खड़े रहे। कोई आगे नहीं आया, कोई बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार राहुल ने रॉड फेंक दी। सांसें भारी, हाथ खून में भीगे हुए। कलाई पर बंधा लाल धागा आज कुछ ज्यादा भारी लगा, जंजीर जैसा। पर वो उसे बांध नहीं रहा था, वो उसे याद दिला रहा था कि इस खून, इस जंग, इस अंधेरे के बीच भी वो अभी भी किसी एक चीज के लायक बनना चाहता है, उसके। राहुल फिर से तूफान की तरफ बढ़ा, एक और खूनी रात की ओर, जबकि मीलों दूर इनाया अपने हाथ में फोन पकड़े बैठी थी, कलाई पर बंधे धागे को छूती हुई और हर बीप पर ये उम्मीद करती हुई कि इस बार स्क्रीन पर उसका नाम हो। अगर कहानी ने दिल को हल्का सा भी छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तुम्हारा एक छोटा सा क्लिक मुझे अगली कहानी लिखने की हिम्मत देता है।